गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सूरज कहर बरसा रहा है। रेमल तूफान क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँच सकता है, कितना नुकसान अभी तक ये रेमल तूफान पहुँचा चुका है। दूसरी तरफ ये तूफान आ रहा है। तो सर, ये प्राकृतिक आपदाओं का क्या एक सिंक होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तलवार गर्दन के ऊपर लटकी हो तब गर्दन बचाने की कोशिश की जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। आज हम राजनीति नहीं, क्राइम नहीं, बल्कि मौसम की बात करेंगे। और मौसम की बात इसलिए क्योंकि एक तरफ गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सूरज कहर बरसा रहा है, दूसरी तरफ जब राहत की मदद मांगी जा रही है, राहत की गुहार लगाई जा रही है, लोग चाहते हैं कि बारिश हो जाए लेकिन तूफान ना आए। जी, रेमल तूफान का नाम आपने सुना होगा। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। उनसे जानते हैं कि रेमल तूफान क्या है, कहां से शुरू हुआ है और कहां तक पहुंच सकता है, अभी इसकी स्थिति क्या है। आइए जानते हैं वरुण कुमार जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मृत्युंजय। बात जब रेमल तूफ़ान की हो रही है तो बंगाल की खाड़ी से ये तूफ़ान बना है और आज ये इसने हिट किया और लैंडफॉल 4 घंटे करीब चला। और ये जो तूफ़ान है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी तूफ़ान है। इसको गंभीर चक्रवात के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। देखिए, चक्रवात कई तरीके के होते हैं, मौसम की जो घटनाएं हैं वो कई तरीके की होती हैं। एक जो चक्रवात होते हैं वो थोड़ा सामान्य कम बर्बादी वाले चक्रवात होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चक्रवात ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बर्बादी करने की ताकत रखते हैं। और ये जो रेमल चक्रवात है, रेमल तूफ़ान है, ये एक गंभीर चक्रवात इसको माना जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ जाएगा और ये गंभीर से सामान्य चक्रवात में बदल जाएगा। और जब तक ये बहुत अपना दायरा बढ़ाएगा तब तक ये देखने में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन इसने बांग्लादेश में हमने देखा कि क्या किया। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। हमने देखा कि मालगाड़ियों के, रेलगाड़ियों के पहिए बांधे जा रहे थे जंजीरों से, ताकि जो पटरी से वो ना उतर जाएं। डिरेल अगर हो जाती हैं तो उन्हें वापस से रेल पर चढ़ाने में काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ट्रेन्स हैं वो डिरेल ना हो जाएं, इसलिए वहाँ पर भी उन जंजीरों से उन्हें बांधा जा रहा है। देखने में ये आया कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ है नॉर्थ ईस्ट इलाके पर, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ है पश्चिम बंगाल पर। और इसका असर देखिए, मैं बता दूं साफ तौर पर कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है, झारखंड में देखने को मिल सकता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, बिहार में देखने को मिल सकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये असर कितना होगा ये कल तक हमें पता चल पाएगा। लेकिन हम इतना तो कह ही सकते हैं कि इसकी वजह से तेज़ हवाएं चलेंगी, इसकी वजह से बादल छाए रहेंगे और इसकी वजह से कुछ बारिश हो सकती है। वो कितनी होगी ये हमें कल तक पता चल पाएगा। सर, अभी तक इसका क्या क्या प्रभाव रह चुका है? क्या कोई जान मान का खतरा किसी को हो चुका है? कितना नुकसान अभी तक ये रेमल तूफान पहुंचा चुका है? देखिए, बांग्लादेश रेमल तूफ़ान जब पहुंचा है तो करीब 7 लोगों की मृत्युंजय अभी तक मौत हो चुकी है। लाखों लोगों की, लिटरली लाखों लोगों की जो बिजली है घरों में वो नहीं आ रही है। और 120 से लेकर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं और सैकड़ों गांव, बिल्कुल बहुत तेज़ रफ्तार का तूफ़ान है और सैकड़ों गांव वो पानी भर गया है उसमें। और क्या होता है, जो इस तरीके के चक्रवात होते हैं जब ये चलते हैं तो अपने साथ समंदर का पानी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो समंदर का पानी बहुत तेज़ी से आ रहा होता है और जो आसपास के इलाके होते हैं वहाँ पर बारिश होती है, वहाँ ये पानी पहुँच जाता है और वहाँ पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर बिजली दी गई तो कहीं करंट ना फैल जाए, इसलिए सबसे पहले बिजली काटी जाती है। जल में विद्युत का प्रवाह चूँकि वो गुड कंडक्टर है। और ये देखिए कि ये मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि
पहले ये चक्रवाती तूफान की ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कहर बरसाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ये शक्तिशाली तूफान में बदल गया। और पहले 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, उसके बाद इसकी जो हवाएं थीं ये तेज़ होती चली गईं, और बंगाल की खाड़ी में इस बार मानसून सीज़न से पहले का ये पहला तूफ़ान है। और मृत्युंजय, इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो जितने भी संवेदनशील इलाके मौसम विभाग ने चिन्हित किए उन सभी को खाली करा लिया गया, स्कूल्स को बंद करा दिया गया, और ऐसे तमाम लोग, करीब 8 लाख लोग, इनको संवेदनशील इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा दिया गया। ये मैं केवल बांग्लादेश की आपको बात बता रहा हूं। और कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ लोग जिस इलाके में रहते हैं उस पूरे इलाके की बिजली काट दी गई है। 12 घंटे से ज़्यादा की ये कटौती की गई है। और ये कहा गया है कि जैसे ही तूफ़ान कम होगा ये वापस से हम इसको रीस्टोर करना शुरू कर देंगे, बिजली आपकी वापस आ जाएगी। अब जैसे जैसे ये तूफ़ान ऊपर की तरफ बढ़ेगा बांग्लादेश से, अब इसका दायरा फैलता रहेगा। आपने देखा होगा जो चक्रवात होता है उसको हम गोल शेप में परिभाषित करते हैं, और ये जो गोलाई है इसकी ये फैलती रहती है। तो अब ये कहाँ फैलेगा? बवंडर टाइप का। हाँ, अब ये फैलेगा किस तरफ? अब देखिए, ये फैलेगा नॉर्थ ईस्ट में, अब ये फैलेगा बंगाल में, अब ये फैलेगा इधर झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो इसके जो फैलने की जो दिशा है वो इस तरीके से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। 5 से 6 फीट तक जो लहरें थी वो ऊंची उठी हैं, और कई गांवों में पानी घुस गया है। और इनका जो हवाई अड्डा है बांग्लादेश के, 3 बंदरगाह और सबसे बड़े शहर चैटोग्राम में हवाई अड्डे को इन्हें बंद करना पड़ा है। और साथ ही जो नाव होती हैं मछली पकड़ने के लिए, जिन नावों का इस्तेमाल किया जाता है, आवागमन के लिए जिन नावों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको फ़िलहाल रोक दिया गया है कि आप समंदर में ना जाएं, क्योंकि समंदर में इस वक्त जाना सुरक्षित नहीं रहेगा। मृत्युंजय, एक बात यह है जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तब हमें ये देखना होगा कि रेमल तूफ़ान तो आ रहा है। रेमल तूफ़ान की वजह से, जैसे मैंने बताया, हवा चलेगी, बारिश होगी, बादल आएंगे, ये सब होगा। लेकिन इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ये जो बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है इसके वीडियो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। और ये इसमें एक वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान में जो जवान हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, जो इस वक्त मरुस्थल की जो गर्मी है उसका सामना कर रहे हैं, हमने देखा कि वहाँ वो अंडा भी उस रेत में डालकर पक जाता है वहाँ पर। और हमने ये भी देखा कि पापड़ अगर उस रेत में रख दें वो भी पक जाता है वहाँ पर, वो भी भुन जाता है वहाँ पर। तो ऐसी जो गर्मी की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, यूपी की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हमने अभी रिसेंटली एक बड़ा वीडियो भी बनाया इसको लेके कि गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है। उसमें जहाँ अलग अलग हमारे संवाददाता हैं उनको भी हमने उस अपनी चर्चा में जोड़ा था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब गर्मी का कारण क्या है मृत्युंजय जी? गर्मी का कारण यह है कि अल नीनो की स्थिति पिछले साल से पैदा हुई थी, और ये जो स्थिति अल नीनो के कारण बनी है, अल नीनो भी एक मौसमी घटना है और ये कभी कभी होता है। और अल नीनो और ला नीना 2 अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं। अल नीनो में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहीं ला नीना के दौरान बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल अल नीनो की स्थिति बनी हुई है। अल नीनो की स्थिति होती क्या है? अल नीनो की स्थिति ये होती है कि सामान्य से ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है? गर्मी इसलिए होती है कि समंदर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और समंदर का ये जो पानी गर्म होता है तो इसके साथ साथ ये जो गर्मी है ये पूरे इलाके में महसूस की जाती है। अब आप भारत को देखिए, भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और यदि समंदर का पानी गर्म होगा इस पूरे रीजन में तो गर्मी का जो असर है वो महसूस किया जाएगा पूरे भारत में। अब एक बात ये भी है कि जो गर्म हवाएं हैं जो अफ़गानिस्तान से चल रही हैं, पाकिस्तान से चल रही हैं, ये हवाएं भारत में आती हैं, और इन हवाओं की वजह से न केवल इनके साथ धूल भी आती है, और ये जो गर्म हवाएं हैं ये भारत के वायुमंडल को गर्म करती हैं। भारत में गर्मी 2 वजहों से हो रही है। और ये जो अल नीनो का पूरा परिदृश्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वजह से सामान्य से ज़्यादा गर्मी है, हमारी जो फसलें हैं वो प्रभावित हो रही हैं,
ये हमने लगातार देखा है। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो गर्मी का मौसम है, जो अल नीनो की स्थिति है, ये 2023 से ही शुरू हो गई थी और इसकी वजह से मानसून में बारिश कम हुई, इसकी वजह से ठंड थोड़ा कम रही और अब गर्मी थोड़ा ज़्यादा होगी और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत लंबे वक्त चलने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या ला नीना की स्थिति आएगी, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है। और भी आने वाला है। बिल्कुल, बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में इस बार कितनी बरसात होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और जो रेमल तूफ़ान की हम बात कर रहे थे, जब हम दोबारा से तूफ़ान के टॉपिक पे आ रहे हैं, ये इससे हमें ये पता चलता है कि तूफ़ान लगातार बना हुआ है। अब ये तूफ़ान जब इस गर्मी से प्रभावित, जो अल नीनो की गर्मी है, इससे प्रभावित इलाके तक पहुंचेगा, तब ये तूफ़ान कितना अपना असर दिखा पाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। सवाल भी मेरा यही था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है मृत्युंजय, ये तूफ़ान कमज़ोर हो जाएगा। इस गर्मी वाले इलाके में जब तूफ़ान पहुंचेगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बता रही हैं, IMD की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि अब इसकी रफ्तार थोड़ा सा कम हो गई है। ये त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में असर डालेगा, लेकिन जब तक ये यूपी तक पहुंचेगा तब तक इसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी और इसका असर भी सामान्य से कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये राजस्थान तक जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली NCR तक आएगा, लेकिन इसकी वजह से ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा हवाएं चलें, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, बादल आ जाए, गर्मी से थोड़ा राहत मिल जाए, ये ज़रूर हो सकता है। हालांकि उड़ीसा में, झारखंड, बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 तारीख को बारिश हो सकती है, ये रिपोर्ट्स IMD की हमें बता रही हैं। और साथ में मृत्युंजय, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भोपाल में, भोपाल के मौसम वैज्ञानिक हैं वेद प्रकाश सिंह, उनका ये कहना है कि प्रदेश के कई हिस्सों में रेमल तूफान का प्रभाव नज़र आया है, यानी मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और हवाएं भोपाल की तरफ से इंदौर की तरफ रुख कर रही हैं और ख़राब मौसम के चलते विमान एक उसको इंदौर में उतरना था, लेकिन वो वहाँ उतर नहीं पाया क्योंकि मौसम ख़राब था, हवाएं तेज़ थीं। तो ऐसा ना हो कहीं कि इस हवाओं की वजह से कोई दुर्घटना हो जाए, तो फ्लाइट को शिफ्ट कर दिया गया भोपाल। ये रिपोर्ट अमरउजाला.com पर आप पढ़ सकते। भोपाल की बात की जाए तो वहाँ झीलें भी काफ़ी हैं, तो इस वजह से हो सकता है मौसम का और ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सके। बिल्कुल। तो ये रविवार रात 10 बजे ये पहुंच गया था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, और लैंडफॉल इसने शुरू कर दिया था। 21 घंटे के लिए कोलकाता से हवाई यात्राएं रोक दी गई हैं, 394 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। और राज्य आपदा प्रबंधन, NDRF, नौसेना, इन्होंने कमान संभाल ली है। MP के कई जिलों में इस तूफ़ान का असर नज़र आया है। ये जो पूरी रिपोर्ट है आप अमरउजाला.com पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश पर क्या असर है, बिहार पर क्या असर है, इसके हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। यूपी पर कितना असर है, ये आप अमर उजाला के जो हमारे YouTube चैनल्स हैं वहाँ पर आप विस्तृत इसकी जानकारी ले सकते हैं। मृत्युंजय, अगर और कोई सवाल आपका हो। राजस्थान पे भी आप देख सकते हैं। और सर, अगला सवाल ये है कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनके पीछे का क्या कारण रहता है? क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे एक साइक्लोन आ रहा है, ये गर्मी एक तरफ मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अगर हम कंपैरिजन किया जाए पिछले 3-4 सालों से, तो इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्दियों में ना आग की लपटें सेकते हैं, तो वो जो चिंगारियाँ, उसकी जो हवा चेहरे पे लगती है आके, उससे भी ज़्यादा गर्म हवा लग रही है। दूसरी तरफ ये तूफान आ रहा है। तो सर, ये प्राकृतिक आपदाओं का क्या एक सिंक होता है? एक तरफ गर्मी का बढ़ना, दूसरी तरफ तूफान का आना। जी देखिए, ये जो मौसम परिवर्तन के कारण हैं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे पूरी दुनिया के हज़ारों लोग, मैं कहूँगा लाखों लोग इस पे जुटे हुए हैं ये पता करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखेंगे कि गर्मी हर साल, साल दर साल बढ़ रही है। ठंड की अभी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि ये ठंड बढ़ेगी, ये ज़्यादा बढ़ सकती है। अल नीनो की जब हम बात करते हैं, मृत्युंजय, आपने जब ये बड़ा गंभीर सवाल पूछा है तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को भी,
अल नीनो को ये कहा जाता है कि ये सभ्यताओं का कातिल है। और सभ्यताओं का कातिल इसको क्यों कहा जाता है? चाहे आप देखें माया सभ्यता अचानक लुप्त हो गई। आप देखें कि उसके बाद जिन सभ्यताओं की बात करें, एजटेक सभ्यता की आप बात करें, आप बात किसी और इंका सभ्यता की करें, ये वो सभ्यताएं हैं जो बहुत ज़्यादा अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में फल फूल रही थीं, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि इनका पतन हो गया, क्षरण हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो कहने वाले ऐसा कहते हैं, मानने वाले ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रही मौसम का परिवर्तन होना। इनकी जो मुख्य फसल थी वो मक्का थी, और अचानक जब अल नीनो की स्थिति बनती है तो फसलें प्रभावित होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मौसम से ही फसलों का वो होता है, लेना देना होता है। अब बारिश ना हो, टाइम पर धूप ना निकले, ऐसी जब चीज़ें होने लगती हैं तो मौसम उससे प्रभावित होता है। मौसम प्रभावित होगा तो निसंदेह इंसान के खान पान पे उसका प्रभाव पड़ेगा, और यदि उसे किसी पर्टिकुलर इलाके में खाना अच्छा नहीं मिलता है तो वो माइग्रेट होता है। तो ये जितनी भी सभ्यताएं थीं, ये आप गौर करेंगे कि कहाँ फलती फूलती हैं सभ्यताएं, या तो समंदर के आसपास के इलाकों में, या समंदर के आसपास का वो इलाका जहाँ डेल्टा बनता है। क्योंकि डेल्टा होता है तो नदी वहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में हो जाती है, वो जगह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वहाँ फसल ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन इलाकों को लोग चुना करते थे। नदी के आपने देखा होगा कि नील नदी की घाटी में सभ्यता फली फूली, आपने गौर किया होगा गंगा नदी के किनारे सभ्यताएं फली फूली। तो ये जो नदियों की घाटियाँ होती हैं, नदियों के किनारे होते हैं, ये यहाँ ज़मीनें उपजाऊ होती हैं, और यही कारण है कि यहाँ सभ्यताएं फलती फूलती हैं। लेकिन सभ्यताओं के ख़त्म होने का कारण क्या बनता है? अल नीनो जैसी मौसम की घटनाएँ। आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब कालीबंगा जो इस वक्त जिसकी काफ़ी चर्चा होती है, जब आप देखेंगे राखी गढ़ी की जब बात होती है, जब आप देखेंगे कि बात लोथल की होती है, जब आप देखेंगे कि बात कहीं भी सभ्यताओं के विनाश की होती है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सभ्यताएं खत्म हो गई, तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसमें मौसम भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो मौसम परिवर्तन ना हो, मौसम परिवर्तन ऐसा हो कि इंसान उसके साथ सामंजस्य बैठा सके। क्या हमारे पास उस तरीके के सैटेलाइट्स हैं जो हमें ये बता सकें कि मौसम कब बदलेगा, और इंसान उसके पैटर्न के आधार पे ये तैयारी कर सके कि अब मौसम बदलने वाला है? तो इसको लेके तमाम दुनिया के जो बड़े दिमाग हैं वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, बैठक करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वैज्ञानिक इसमें लगे हुए होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या इंसान प्रकृति के सामने खड़ा हो सकता है, टिक सकता है, टक्कर ले सकता है? ये वो सवाल हैं, मुझे लगता है कि जिसके जवाब अभी हमारे सामने नहीं हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि इंसान कोशिश कर सकता है। और अभी हमने पिछले दिनों ग्लोबल वार्मिंग के आप मुद्दे देखिए, आप ये देखिए कि अब शहरों में भी प्लांटेशन के ऊपर बड़ा जोर है। लोग या तो आपको आजकल जो पुरस्कार वितरण समारोह होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक प्लांट देना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उस तरह की तमाम चीज़ें हैं कि इंसान अपने आप को बदल रहा है, पर्यावरण बचाने को की कोशिशें कर रहा है, नदियों को साफ़ करने को प्रमुखता दी जा रही है, तालाब के लिए हम ज़्यादा मुखर हो गए हैं कि तालाब होना चाहिए, जो पानी बारिश का होता है उसका संचय किया जाना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको सोचा जा रहा है, जिस पर विचार किया जा रहा है। मृत्युंजय, अच्छा सर, एक बात और है, जैसे आप ने बताया कि अब ऐसा किया जा रहा है कि पेड़ लगाओ, नदी साफ करो। अगर पहले ही ये सब सोच लिया गया होता तो ना पेड़ खत्म होते, ना नदी गंदी होती। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तलवार गर्दन के ऊपर लटकी हो तब गर्दन बचाने की कोशिश की जाए। मृत्युंजय, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन होता क्या है कि शुरुआत में इंसान को ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि कितनी अगर हम कितना नुकसान पहुंचाएंगे और उसका हमें पलट के हमारे ऊपर कितना रिएक्शन होगा, तो वो समझ ही नहीं पाया इंसान। तो इंसान ने देखिए जब घर बनाने शुरू किए, कॉलोनी बनानी शुरू की, उन्होंने शहरीकरण शुरू किया, तो चाहे पूरी दुनिया का यूनिवर्सल फार्मूला, केवल भारत की बात नहीं है। तो वहाँ पे नदियों में गंदगी हुई,
वहाँ पेड़ काटे गए, वहाँ जंगल खत्म हुए और जो वन्य जीव थे वो मारे गए। ये पूरी दुनिया में हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हुआ। लेकिन उसके बाद हमने उसको सुधारने के लिए, जो गलतियां हमसे हुई हैं उनको सुधारने के लिए हमने क्या किया। हम ये तो जानते हैं कि ओजोन की परत में छेद है, हम ये तो जानते हैं कि पराबैंगनी किरणों से ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, हम ये तो जानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, हम ये तो जानते हैं कि एक दिल्ली से भी बड़े साइज़ का एक भूखंड, वो जो एक वहाँ बर्फ़ है जो अब समंदर में आ गिरी है, टूट के वो हिस्सा अलग हो गया है अंटार्कटिका का। लेकिन हमारे जानने के बाद हमने उसको सुधारने के लिए, बदलने के लिए क्या कुछ किया है, वो एक बड़ी बात है। देखिए, अब हम प्रयासों की बात करते हैं। जब हम प्रयासों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब पॉलीथीन पे हम रोक लगाने की कवायद कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि किताबें चूँकि कागज़ से बनती हैं और कागज़ पेड़ों से बनते हैं, तो पेड़ों को इसके लिए ना काटा जाए, कागज़ को रिसाइकिल किया जाए और जो पॉलीथीन है उसकी जगह जो कपड़े के थैले हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसी तमाम कवायदें हो तो रही हैं, लेकिन इन कवायदों को हमें पूरे तहे दिल से अपनाना होगा, इन्हें मानना होगा। नदियों को वाकई केवल पूजा नहीं करनी है, नदियों की गंगा आरती करने से ज़्यादा गंगा की सफाई करना महत्वपूर्ण है। ये मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। गंगा में करीब 350 तरीके के कछुए रहते हैं। एक ऐसी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, उसमें से कुछ कछुओं की प्रजाति मृत्युंजय ऐसी है कि वो जो गंगा नदी में गंदगी होती है उसको खा के साफ कर देते हैं। लोग कहते हैं गंगा नदी के पानी बहुत साफ़ होता है, उसमें गंदगी नहीं होती, वो सड़ता नहीं, उसमें जो केमिकल प्राकृतिक रूप से हैं वो तो हैं ही, लेकिन गंगा नदी के पानी को साफ़ करने में बहुत बड़ा योगदान इन कछुओं का भी है। लेकिन इन कछुओं को शिकार कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया, इन्हें पकड़ लिया गया, ऐसे तमाम चीज़ें तो हम ही ने की। उसके बाद उसमें कभी हमने देखा कि फूल डाले गए, कभी उसमें पत्ते डाले गए, पूजा की सामग्री डाली गई। उसमें बहुत बार तो ये तक भी देखने में आया कि लाशों को उसमें बहा दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। और ये हम सभी जानते हैं कि गंगा मोक्षदायिनी नदी है, तो जो भी शवदाह के बाद जो अवशेष बचते हैं, अस्थियां बचती हैं, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम इसको साफ़ करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, खैर ये डिबेट अलग है। अभी जब हम बात रेमल तूफ़ान की कर रहे हैं मृत्युंजय, तो हमें ये देखना होगा कि जो तूफ़ान होते हैं इस तरीके के जितने भी, ये बहुत ज़्यादा असर डालते हैं हमारे ऊपर, हमारे रहने सहने के ऊपर, और ये पूरी तरीके से मौसमी गतिविधियां होती हैं और इनको हम नकार नहीं सकते, इनसे हम भाग नहीं सकते, इनसे हम बच नहीं सकते। सावधानी में ही बचाव है। अभी इसको पहुंचना मुझे नहीं लगता कि दिल्ली तक पहुंचेंगे, ये यूपी तक आएंगे, लेकिन यूपी तक आते आते कमज़ोर हो जाएंगे और बाकी बिहार पे, जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन जगहों पर ये कुछ असर डाल सकते हैं। जो कुछ रिपोर्ट्स हैं amarujala.com पर उपलब्ध हैं, जो कुछ वीडियोज़ हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल्स पर उपलब्ध हैं। अमर उजाला राजस्थान से लेकर अमर उजाला उत्तर प्रदेश तक और अमर उजाला बिहार से लेकर अमर उजाला मध्य प्रदेश तक पर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर कि प्राकृतिक आपदाएं भी तब आती हैं जब प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हो, जैसा आपने बताया नदी को लेके, कछुओं को लेके। तो खैर, घर में रहिए, गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए, समय समय पर पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचने की कोशिश करते रहिए और जितना ज़रूरी ना हो तो घर पे ही रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला पॉडकास्ट, बने रहिए हमारे साथ। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।